तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फेज स्पेस के बारे में। मोस्ट वांटेड है, पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। ये सारी वीडियोस आप कोर्स में देख रहे हो मेरे भाई, इसका मतलब यहां पे सब कुछ हम वही करा रहे हैं जो पेपर में एज इट इज वैसे ही आ सकता है। तो फेज स्पेस बहुत आसान है मेरे भाई, ध्यान से समझना। सुनो, हमने लिखा क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए एक्स वाई जेड की नीड होती है। अब जरा समझाते हैं थोड़ा सा भैया, पार्टिकल को भैया पोजीशन को आप कैसे बताओगे ये बताओ हमें। तो भैया मान लीजिए क्या यहां पे हम लोग मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं मूल बिंदु, वो x की तरफ कितना चला, y की तरफ कितना चला, z की तरफ कितना चला, तो उसे क्या देते हैं x y z, यही तो इसके मेरे भाई मूल बिंदु हो जाते हैं। तो कुल मूल बिंदु से मतलब निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। तो अगर किसी की आपको पोजीशन बतानी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में x y z जिसे हम लोग बोलते थे, या फिर पोलर फॉर्म में हम लोग उसे r कह दिया करते थे, ऐसे तो लिखते थे ना मेरे भाई। तो बताने के लिए क्या चाहिए होती पोजीशन। लेकिन मेरे भाई अगर जो पार्टिकल है वो मोशन में है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए पोजीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी होती है, 3 होती है। वो हम आपको पढ़ा चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है भैया कि अगर भैया 3 एक्सिस में मोशन कर सकता है पार्टिकल, एक्स में, वाई में, जेड में, तो एक्स वाई जेड में कर सकता है, इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। जितने में फ्रीली मूव कर सकता है विदाउट कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो जब 3 में मोशन कर सकता है तो कराओ। तो भैया जब इसका 3 में मोशन कराओगे तब क्या होगा, किसी पार्टिकल के मोशन को वेलोसिटी कंपोनेंट्स, अब वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता है बताओ, चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब d अपॉन dt लिखा हो, इसे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, x डॉट लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ऊपर डॉट लगा दो मेरे भाई, तो dx अपॉन dt को हम लोग लिख सकते हैं x डॉट मेरे भाई, ये v का मान आ गया, ठीक। अब देखो यहां पे, तो इसी तरीके से अगर हम लोग x की तरफ, y की तरफ, z की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट x डॉट, y डॉट, z डॉट हो जाएगा, से व्यक्त करते हैं। तथा किसी पार्टिकल को वेलोसिटी के स्थान पर मोमेंटम भी हम लोग कह सकते हैं। मोमेंटम से क्यों दर्शाएंगे, अगर हम हैं, हमारे अंदर वेलोसिटी है मेरा भाई, ठीक, हमने दौड़ना शुरू कर दिया, तो भैया अगर वेलोसिटी है तो मेरा कुछ द्रव्यमान भी तो होगा, मास भी तो होगा, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम होता है। तो p बराबर m इनटू v, तो जहां पे मेरे भाई वेलोसिटी की बात करेंगे वहां पे मोमेंटम की भी बात कर लेंगे। यानी अगर कोई डायनामिक पार्टिकल है, वो गति कर रहा है, अपनी भाषा में समझो यार, अंधाधुंध चल रहा है, तो उसकी हमें 2 चीजें चाहिए होंगी, एक तो पोजीशन और एक तो स्पीड। यही तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि वेलोसिटी निकाल लोगे तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, पोजीशन निकाल लोगे तो वेलोसिटी यानी मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, दोनों में अनिश्चितता रहेगी। यही मेरे भाई 2 चीजें चाहिए होती हैं किसी डायनामिक पार्टिकल के बारे में अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है। तो जहां पे जब आपको मोमेंटम चाहिए तो उसे मोमेंटम स्पेस कहेंगे, और जब आपको पोजीशन चाहिए तो उसे पोजीशन स्पेस कहेंगे, और दोनों को मिला देंगे तो फेज स्पेस कहेंगे। सीधी सी बात है भाई। लो, अतः किसी पार्टिकल को पोजीशन को दर्शाने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम को दर्शाने के लिए मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की नीड होती है। ये पोजीशन और मोमेंटम मिलकर फेज स्पेस बना देते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो फेज स्पेस कहलाएंगे। तथा बाय 3D स्पेस जो पार्टिकल की पोजीशन को बताएगा, पार्टिकल में कितने x y z तो 3D हो गया, उसके बाद मोमेंटम में कितने x y z वो भी 3D हो गया, दोनों मिला दोगे तो 6D हो जाएगा मेरा भाई, 6 डायमेंशनल, ठीक है। पार्टिकल की पोजीशन को बताता है उसे पोजीशन स्पेस कहते हैं, और जो मोशन को बताता है मेरे भाई उसे क्या कहेंगे बताओ, उसे मोमेंटम स्पेस कहेंगे, ठीक। दोनों को मिला देंगे। अतः किसी डायनेमिक सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स, 3 अलोंग होंगे किसके पोजीशन के लिए, 3 होंगे किसके मोमेंटम के लिए नीड होती है। फेज स्पीड कितना हो गया भैया, 6D फेज सेल्स हो गया। फेज सेल्स क्या होता है, जो पूरा फेज स्पेस है, फेज स्पेस जैसे ये पूरा डिजिटल बोर्ड है मेरे भाई, तो ये पूरा स्पेस मान लो, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों से तो मिलकर बना हुआ है मेरे भाई, छोटे छोटे पिक्सेल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा मेरे भाई उसे फेज सेल कह देंगे। फेज स्पेस का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा, फेज सेल्स कहलाएगा। तो फेज सेल से मिलकर बना होता है, जिनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबकी गुणा कर दो, dx dy dz dpx dpy dpz हो जाएगा मेरे भाई, यही वॉल्यूम होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है भैया, मोमेंटम और पोजीशन की जो गुणा है या तो बड़ी होती है या बराबर होती है h/4 पाई के। सर जी h/4 पाई होता है, आपने तो h लिख दिया। अगर ये वैल्यूज बहुत छोटी हो मेरे भाई तो h/4 पाई लिखो या ना लिखो, 4 पाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे भी h मान लिया, dx dpx को, dy dpy को भी h मान लिया, dz dpz को भी h मान लिया। तीनों के मान जब यहां पे आप रखोगे, dx dp देखो, dx dpx h, dy dpy h, dz dpz h, तो तीनों क्या हुआ, h की पावर 3 हो जाएगा मेरे भाई। इसे हम लोग गामा से लिखते हैं, ठीक है। गामा कैसे बनाते हैं भाई, गामा इस तरीके से बनाते हैं, देखो या तो ऐसे लिख देते हैं गामा से, या फिर इस तरीके से टाउ से भी आप लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक। गामा से लिख देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अतः एक पॉइंट जिसका वॉल्यूम कम से कम, यानी जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम या तो बराबर होना चाहिए h³ के, और या फिर भैया उससे ज्यादा होना चाहिए। कम है तब वहां पे पार्टिकल नहीं मिलेगा उस फेज स्पेस के अंदर, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम h³ से ज्यादा है या फिर बराबर है मेरे भाई, उस फेज सेल में पार्टिकल कभी भी कहीं भी पाया जा सकता है। तो जो फेज सेल है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो तभी होगा जब उसका वॉल्यूम h³ से ज्यादा होगा या बराबर होगा मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा, हम आपको बता रहे हैं।
तो जो फेज सेल है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे फेज स्पेस डायग्राम ऑफ एन ऑसिलेटर के लिए, एक ऑसिलेटर के लिए हम फेज स्पेस डायग्राम बना रहे हैं। लो भैया ये हमने एक ऑसिलेटर का बना दिया मेरे भाई। एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हम लोग निकालेंगे कैसे, हमें पता होना चाहिए भैया जी क्या इलिप्टिकली भैया मोशन मान लिया है, ठीक, इलिप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सभी को पता है मेरे भाई। इलिप्स के लिए बताओ ये क्या होती है, मेजर एक्सिस स्मॉल a होता है, ये क्या होता है माइनर एक्सिस होती है स्मॉल v होती है, मेजर एक्सिस √2e अपान k हो गई, माइनर एक्सिस कितनी हो गई √2me हो गई। ये कहां से डाला भाई, पीछे एक क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर चुके हैं इलिप्स के लिए, नहीं पता है तो यहां डायरेक्ट समझ लो भैया, ठीक। देखना भाई कैसे, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या होती है, E = p² / 2m प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। सर जी ये कहां जुड़ा है भैया, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ के एक्स स्क्वायर कर लो, पुराने कोऑर्डिनेट होते तो x कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे भाई, तो वहां पे k नहीं लिखते q लिखते हैं, तो हाफ के क्यू स्क्वायर होगा ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। और ये p² / 2m क्या है भैया, ये क्या है बताओ, p² / 2m बदला हुआ फॉर्म है हाफ mv² का, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, E को नीचे ले आएंगे, तो p² / 2me बराबर क्या हो जाएगा, kq² / QE बराबर 1 हो गया। इस तरीके से मेरे भाई अब यहाँ पे ये स्क्वायर छूट गया मेरे भाई, इसे सही कर लेना, ठीक है। जो लोग वीडियोस देख रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं, ये q² है, q² लिखा रहेगा, ये क्या होगा बताओ, p² / this q² / this, ये क्या बन गए भैया, इलिप्स की इक्वेशन बनी, वही तो ऊपर दिखा रखा है हमने और वही मान दिखा रखा है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो ये मान कितना है बताओ, इसे हम लोगों ने जब सही करके लिखा है तो ये मान कितना है जरा बताओ, ये वाला मान है 2e अपान k, तो ये इक्वेशन क्या होती है बताओ, p² / a², ठीक है, प्लस q² अपान b²। तो ये जो मान नीचे लिखा होता है ये a² का मान होता है ना मेरे भाई, तो अगर हमसे कोई कह दे a का मान निकालो तो स्क्वायर हटाएंगे, √ लगा देंगे 2e अपान k, तो ये a का मान आ गया, ऐसे ये b का मान आ गया। इसीलिए हमने वहां पे लिख रखा कि जो मेजर एक्सिस है वो कितनी है और माइनर कितनी है, तो मेजर एक्सिस कितनी हो गई, इतनी हो गई, माइनर एक्सिस कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो अगर हम जो पूरा अपना इलिप्स है उसका एरिया निकाले तो एरिया क्या होता है, पाई AB होता है मेरे भाई, पाई ऐसे रख दिया, A रख दिया, B रख दिया भैया, सबकी गुणा कर दी, इसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास एरिया निकला, यानी इतना एरिया होना चाहिए। अतः एनर्जी E तक के ऑसिलेटर्स के लिए ये इलिप्स एक फेज स्पेस का कार्य करता है। इसी प्रकार E से DE के बीच में पाए जाने वाले ऑसिलेटर्स का एरिया कितना हो जाएगा, डेल A से लिख देंगे। अगर मान लिया 0 से E तक की एनर्जी है तो इतना, E से फिर और डेल E तक की छोटी एनर्जी लोगे तो भैया भी एरिया भी छोटा हो जाएगा, A को डेल लिख दिया, E को डेली लिख दिया, बाकी बिल्कुल वैसे ही उतार दिया मेरे भाई, ठीक है। जिसमें पॉसिबल स्टेट्स होंगी, जो भी स्टेट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो इसी एरिया के अंदर पाए जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अगर पूरा फेज स्पेस आता है तो पूरा आप मेरे भाई कर सकते हो, प्रॉपर आपको लॉन्ग में नंबर मिल जाएंगे। अगर प्रॉपर मतलब 25 नंबर में नहीं आता है तो 15 नंबर वाले लॉन्ग में तो मिल ही जाएगा। तो फेज स्पेस मोस्ट वांटेड है, इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।